हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 7वां। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ के लेखक है अनुराधा मोहिनी, लेखिका है। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर में हुआ है। उनका परिचय। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। तो देखो बच्चों, जहाँ चाह यानी इच्छा, जहाँ इच्छा होती है वहाँ राह यानी रास्ता, वहाँ रास्ता मिलता है। इस आशय की कहानी यहाँ दी गई है। हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता पाठ समझाते समझाते मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ देखो, पहले ही दिया गया है स्वयं किए हुए कार्य। बताओ तो सही, आप घर के लिए क्या करते हो, आप विद्यालय के लिए क्या करते हो, आप त्योहारों के लिए क्या करते हो, और परिवेश यानी वातावरण, आप वातावरण के लिए क्या करते हो, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। आगे बढ़ेंगे, हम पाठ देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एक एसंबा नामक गांव था। एसंबा नामक गांव की विशेषता क्या थी कि एसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। यानी वर्षा ने बहुत बारिश होने के कारण मैदान पर प्रार्थना नहीं हुई, तो वह कक्षा के अंदर संपन्न हुई यानी पूरी हुई। प्रार्थना पूरी होने के बाद गुरुजी उपस्थिति लेने लगते हैं। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है, यानी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी गैर हाजिर है। तो विद्यार्थियों को गुरुजी यह सवाल पूछते हैं, आज इतने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है, क्यों इतने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? तो सब विद्यार्थी मिलजुल कर जवाब देते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, वही नाला गुरुजी, सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। तो जो उपस्थित बच्चे थे वो जोर से एक ही आवाज में जवाब देते हैं कि आज की अनुपस्थिति का कारण भी वही नाला है गुरुजी। तो ये नाला क्या है? तो देखो, इस प्रकार जो चित्र में दिखाई दे रहा है वह नाला है। नाले की इस पार बस्ती है और नाले के उस पार पाठशाला दिखाई दे रही है। तो देखो, हम देखेंगे आगे। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। तो बरसात में वो नाला पानी भरने के बाद उस नाले को पार कर विद्यार्थियों को और बड़े बुजुर्गों को खेत के काम के लिए जाना पड़ता था। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। तो 4-5 फीट पानी होने के कारण बच्चे तो 3-4 फीट के होते हैं, तो बच्चे उस नाले को पार नहीं कर सकते थे। लेकिन बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार करते थे। गाय बैल मजबूत होते तो उनकी मदद से नाला पार कर देते हैं। इस प्रकार एसंबा गांव का चित्र था। खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। लेकिन बड़े लोग कैसे तो नाला लांघते थे, लेकिन छोटे बच्चों को यह काम संभव नहीं था। इसके कारण जब भी नाला भर जाता था तब तक बच्चे पाठशाला में जाते नहीं थे। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरी सप्ताह पाठशाला नहीं आ जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी।
यह गीत प्रचलित हुआ था, यानी जो है वह गीत गाया जाता था और यह ठीक नहीं था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। और सही है, बार बार अनुपस्थित रहने के कारण पढ़ाई ठीक से बच्चों की नहीं होती थी। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था, यानी उनको लगता था कि इससे मार्ग निकलेगा ही नहीं, और इसके कारण वह बार बार अपयश निर्माण करते थे। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए, तो नाले के इस किनारे सब बच्चे इकट्ठा हो गए और इस अपनी मुसीबत पर चर्चा करने लगे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। यानी बारिश थोड़ी कम होने के कारण बाद बरगद की पेड़ की चौपाल पर वो सब बच्चे इकट्ठा हो गए और अपनी इस मुसीबत पर चर्चा करने लगे। तब उसमें एक तुषार नामक लड़का था। वो क्या कहता है, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो दूसरे बच्चे कहते, भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। जुई बता देती है कि इस तरह वो बच्चे इकट्ठा हो गए, तो इस तरह भूत कुछ नहीं होता है, वो सब मनगढ़ंत यानी मन की बनाई हुई बातें हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दो। आगे जाके कहते, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला कहती है 14 अनुपस्थिति हुई और वो भी सिर्फ बारिश के कारण, और उनको सबको लगता है कि अब कैसे होगा, मेरी तो कल कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? यानी हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी निश्चिंत रहना। हम निश्चिंत रहेंगे अपनी इस मुसीबत से? का मतलब ये है कि बच्चे एक दूसरे को कह रहे हैं कि इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहिए, इस मुसीबत को दूर करना चाहिए, लेकिन हर एक के सामने है कि कैसे करेंगे। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। एक कहता है कि हम ऐसी गंभीर समस्या पर क्या कर सकते हैं, दूसरा कहते हैं हम तो बच्चे हैं छोटे छोटे, हम क्या करेंगे। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या कर सकते हैं। इस वाक्यों को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। का मतलब हम बच्चे, इस बात पर भी उनको हंसी आ रही है क्योंकि बच्चे यह सोचकर हम अपनी मुसीबत की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वह करना बहुत बुरा है। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी कहती है बच्चे बच्चे नहीं कहना है, कुछ करना है तो हम बच्चे ही कुछ कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है, यानी हर समस्या का हल संभव होता है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो कहते हैं कि विश्वास से अगर हम कुछ सोचेंगे तो जरूर रास्ता निकल आएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखें चमक उठी और वह चमकते हुए स्वर में उत्साह से बोलता है कि हाँ, हल मिला, कुछ तो कर सकते हैं हम और हम पाठशाला जा सकते हैं। कैसे? सब एक साथ पूछते हैं। सब ने एक साथ पूछा। हम
नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल, यानी हाँ हम नाले पर पुल बनाएंगे। लेकिन पुल बनाएंगे इतना बड़ा शब्द सुनकर ही बच्चों को लगता है अरे हम बच्चे कैसा करेंगे। तो आशीष उनको समझा देता है, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, हम सब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल भी देखे हैं, अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। सिर्फ 10 फीट का पुल बनाएं तो भी हमारा काम चल सकता है, और वो कैसे बनाया जाए उसकी जानकारी हम अंतर्जाल से निकाल सकते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह है। जंगल में जैसे ही कहीं भी थोड़ी सी आग लग गई तो पूरा जंगल बहुत जल्दी ही आग लपेट लेता है, वैसे इसंबा गांव में यह जानकारी, यह विचार तुरंत फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था, और उनको भी लग रहा था, बड़ों को भी, कि बच्चे इतना कर रहे हैं तो हम बड़े भी उनको मदद करेंगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। जब तक पाठशाला की शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी। राशि यानी रकम। देखते देखते आवश्यक राशि भी जमा हो गई। अब क्या हुआ? बुजुर्गों का अनुभव, युवकों की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब एक साथ मिल जाने के कारण सब काम आगे चलता रहा। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर यानी बहुत सारी मात्रा में। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, और इस प्रकार पुल बनना शुरू हो गया। और क्या हुआ? हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ने लगा था गांव, यानी स्वप्न पूर्ति हो रही थी। अंततः यानी अंत में क्या हुआ? आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। श्रमदान यानी मेहनत। गांव के लोगों ने भी मेहनत की और विद्यार्थियों ने भी मेहनत की, और पुल बनकर तैयार हो गया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझ लिया था। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, उस प्रकार पुल भी बनकर तैयार हो गया। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया, और इस तरह यह पुल बनकर तैयार हुआ और उसके उद्घाटन का समारोह भी बन गया। इस प्रकार देखो बच्चों, यहाँ इस पाठ में दिया गया है वह कि अगर इच्छा है तो कोई भी बड़ा काम हो, छोटे छोटे से लेकर बड़े तक सब यह काम को पूरा कर सकते हैं। और हमें भी जिंदगी में यह बात याद रखनी चाहिए, कोई बात असंभव नहीं होती। अब देखेंगे शब्द वाटिका। शब्द लांघना, पार करना, असर, परिणाम, बकवास, व्यर्थ की बातें, निदान, समाधान, माहौल, वातावरण, हल, निराकरण, घांपना, अंदाज लगाना, हौसला, हिम्मत,
शशि धन प्रचुर अधिक। एक कहावत आई है, जहाँ चाह वहाँ राह, वो पाठ का शीर्षक की है। कहावत का आपको सिर्फ अर्थ पूछा जाता है तो उसको उस अर्थ को याद रखना, इच्छा होने पर मार्ग निकल आता है। अब देखो बच्चों, पाठ के अतिरिक्त कुछ शब्दार्थ है जो मैंने यहाँ दिए। धुआंधार यानी घमासान, असंभव अशक्य, भांपना अंदाज करना, संगठित इकट्ठा, बंजर अनुपजाऊ, यकायक अचानक, चौपाल सामुदायिक केंद्र इकट्ठा होने की जगह, मनगढ़ंत बातें मन से रची बातें। अब देखेंगे बच्चों हम खोजबीन जो पाठ्य पुस्तक में दिया है, पाठ के नीचे जो स्वाध्याय वह मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। किस मुद्दों पर लिखना है? विभाग, पद, पोशाक और कार्य। तो पहले हम लिखेंगे विभाग, भारतीय सेना संबंधी जानकारी। विभाग है भारतीय थल सेना का, उसमें पद है थल सेनाध्यक्ष। पोशाक उनकी है हरे रंग की वर्दी और उनका कार्य है भारतीय थल सेना का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाना और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा विभाग है भारतीय जल सेना, जल सेवाध्यक्ष। उनकी पोशाक है सफेद रंग की वर्दी और उनका कार्य है भारतीय जल सेना का कार्य समृद्धि रास्ते से आने वाले आतंकवादियों को, समुद्री रास्तों से आने वाले आतंकवादियों को पकड़ना, चक्रवाती तूफानों जैसी प्रमुख आपदाओं के समय तलाश और बचाव अभियानों में जान माल की रक्षा करना, डूबे हुए जहाज़ों की तलाश करना एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना। और तीसरा विभाग है भारतीय वायुसेना, वायुसेना अध्यक्ष। इनकी पोशाक होती है नीले रंग की वर्दी। उनका कार्य होता है वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण कार्य वायुसेना देश के लिए हमेशा करती रहती है। अब अगला देखेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 21 पर दिया हुआ प्रश्न है। संदर्भ है स्रोत द्वारा निम्न रोगों के बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। सामान्य विज्ञान कक्षा 5वीं की पाठ 23 में इसकी जानकारी दी है, वह निकालकर मैंने आपको दी है, यह पढ़ी तो भी चलेगा। देखो, पहला है तपेदिक टीबी, टीका है बीसीजी। तो वैसे ही दूसरा रोग है टाइफाइड, तो उसका टीका है टाइफाइड टीका। तीसरा है डिप्थीरिया, तो उसका टीका है डीपीटी। अगला रोग है रूबेला, तो उसका टीका है एमएमआर। अगला रोग है खसरा, उसका टीका है मीजल्स। अगला रोग है हेपेटाइटिस ए, तो उसका टीके का नाम भी वही है हेपेटाइटिस ए। अगला टीका है रोटावायरस, इसका टीका है रोटावायरस टीका। और अगला है टिटनस, उसका टीका है टीटी। इस प्रकार मैंने हर सबके टीके दिए हैं। अब अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, दृढ़ संकल्प से ही अपने सपने साकार होते हैं। उसके बारे में मैंने जानकारी दी है, ध्यान से सुनो, बाद में लिख कर रखो। संकल्प यानी उद्देश्य, किसी भी काम का संकल्प होना जरूरी है।
दृढ़ संकल्प होने से हमें काम में जल्दी से जल्दी कामयाबी मिलती है। दृढ़ संकल्प हमारे मन से, हमारी बुद्धि से और हमारे कार्यों से प्रदर्शित होनी चाहिए। हम कोई भी सपना देखें तो उसे पूरा करने के लिए अगर हम दृढ़ संकल्प से कार्य करते रहेंगे तो हम जरूर अपने काम में सफल होंगे। हमारे जीवन के सपने साकार होने के लिए हमारे मन, बुद्धि और कार्य की दृढ़ता होना बहुत जरूरी है। इसी दृढ़ संकल्प के कारण हम अपने हर सपने को, हर और उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि जीवन के सपने साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प की बहुत जरूरत है। वाचन जगत। वाचन जगत में कहा गया है, वह प्रश्न है पेज नंबर 20 पर। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित बच्चों के बहादुरी के प्रसंग पढ़ो और पसंदीदा किसी एक का वर्णन करो। मैंने एक का वर्णन यहाँ किया है। गजेंद्र राम उस बच्चे का नाम है। उसके पिता का नाम श्री सोहम राम है। कुदुकेला जिला बिलासपुर का यह लड़का है। घटना का दिनांक है, जो घटना घटी वह 2/1/2012 में यह घटना घटी हुई है। यह घटना है जान पर खेलकर डूबती हुई बच्ची की जान बचाई। कैसे, इसके बारे में जानकारी देंगे। जशपुर के ग्राम कुदुकेला के श्रीपाल सिंह की पुत्री कुमारी नायक के कुएं में गिर गई थी। तब क्या हुआ, कुएं की गहराई की परवाह किए बगैर गजेंद्र राम ने छलांग लगा दी और कुएं की तलहटी से गायत्री को निकालकर अपनी पीठ पर लादे हुए कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। बहुत कोशिशों के बाद जब कुछ नहीं सूझा तो वह कुएं में पत्थर से टिक कर गायत्री को संभाले रखा। कुछ ग्रामीणों की नजर पड़ी, तब दोनों को सकुशल निकाला गया। यह घटना दी है विचार मंथन। श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान, इसके बारे में भी जानकारी मैंने दी है। श्रद्धा मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि किसी भी काम के प्रति श्रद्धा हो तो ही मानव वह काम बहुत ही सफलता से कर सकता है। कोई भी कार्य हो तो मानव को बहुत ही बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर वह मुश्किलों को दूर करने के लिए विज्ञान की सहायता ले तो उसकी मुसीबतें बहुत जल्दी दूर हो सकती है। मानव अपने काम में सफल हो सकता है। कोई भी कार्य श्रद्धा से करे तो वह काम बहुत आसान और बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन विज्ञान की मदद के सिवा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए मानव अगर अपने कार्य में श्रद्धा और विज्ञान दोनों का उपयोग करे तो वह अपने जीवन में सफल बन सकता है। श्रद्धा के साथ विज्ञान को भी उतना ही महत्व है। किसने किसे कहा, एक प्रश्न दिया है आपको, तो उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? उत्तर है, यह वाक्य गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। दूसरा वाक्य, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। उत्तर है, यह वाक्य आशीष ने सब मित्रों से कहा। इस तरह बच्चों पूरे वाक्य में उत्तर लिखना जरूरी है। दूसरा प्रश्न उसमें दिया गया है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। इस कहानी में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की दृढ़ मन से कोई इच्छा हो तो वह पूरी करने के लिए रास्ते निकल आते हैं। एसंबा गांव में भी अपनी पाठशाला को शुरू रखने के लिए बच्चे उस नाले पर पुल बनाने की सोचते हैं। उसे बनाने के लिए सब बच्चे इकट्ठा होकर बहुत ही मेहनत करते हैं। सब बड़े छोटे मेहनत कर उस पुल को पूरा कर देते हैं और अपनी समस्या का हल निकालते हैं।
इसीलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। तो देखो बच्चों, अगला तीसरा प्रश्न है, आंखों देखी घटना का वर्णन करो। मैंने आंखों देखी घटना का वर्णन यहाँ किया है। मैंने देखी हुई घटना इस प्रकार है। एक दिन हम पाठशाला छूटने के बाद मैदान पर खेल रहे थे। तभी वहाँ एक औरत चिल्लाते हुए आई कि पाठशाला के पीछे वाले बगीचे के बाजू में जो खाड़ी है उसमें एक बच्चा डूब रहा है और अग्निशमन को फोन करने के लिए वह स्त्री पाठशाला के कार्यालय में पहुंची थी। हमारी पाठशाला की कार्यालय की क्लर्क ने अग्निशमन को फोन किया और तुरंत अग्निशमन की गाड़ी खाड़ी पर पहुंच गई। उन लोगों ने डुबकियां लेकर उस बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन वह बच्चा होश खो बैठा था। उस बच्चे को तुरंत उस गाड़ी में से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उस औरत की सफलता और सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण उस बच्चे की जान बच गई थी। इस कहानी का सारांश लिखो। सारांश इस प्रकार है, एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। नाले के किनारे गांव की बस्ती थी और नाले के दूसरे किनारे पाठशाला और खेती थी। बरसात के दिनों में नाला पानी से भर जाता था। उस पानी को लांग कर बड़े बुजुर्ग बहुत मुश्किल से ही खेती के काम के लिए जाते थे। पाठशाला जाने वाले बच्चों को नाला पार करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए बारिश के दिनों में सारे बच्चे पाठशाला नहीं जाते थे। उस गांव के सब बच्चे मिलकर यह तय करते हैं कि हम इस नाले पर एक पुल बनाएंगे और इसी कल्पना को साकार करने के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों की मदद लेते हैं और एक अच्छा सा पुल जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है और पूरा गांव बड़ी समस्या को निपटा लेता है। तो कहा जाता है कि जहाँ चाह यानी इच्छा होती है उसे पूरा करने का रास्ता अपने आप मिल जाता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी की जो सारांश था वो मैंने दिया है। अब देखो, भाषा की ओर यानी व्याकरण होता है। यहाँ वाक्य के उद्देश्य और विधेय को अलग करके लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो। तो मैंने वह करवा दिया है। हिमालय यानी हिमालय उद्देश्य है, देश का गौरव विधेय है। महासागर यह उद्देश्य है, अपने देश के दूसरा वाक्य है, अपने देश के चरण पखरता रहता है, यह विधेय है। तीसरे वाक्य का विधेय है, निखिल कश्मीर घूमने गया था, यह हो गया विधेय। चौथे वाक्य में उद्देश्य है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, विधेय है। और पांचवा वाक्य में परिश्रम उद्देश्य है, सफलता की कुंजी है, विधेय है। अब इसका स्पष्टीकरण पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 21 पर दिया है, वही मैंने यहाँ दिया है, एक बार पढ़ती हूँ। ऊपर के वाक्यों में हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम इनके बारे में कहा गया है। वाक्य में जिसके बारे में कहा या बताया जाता है वह उद्देश्य होता है और जो बचा हुआ वाक्य होता है वो विधेय होता है। ऊपर के वाक्यों में हिमालय के बारे में देश का गौरव है, महासागर के बारे में अपने देश के चरण पखरता है, निखिल के बारे में कश्मीर घूमने गया था, मुंबई के बारे में देश की आर्थिक राजधानी है, परिश्रम के बारे में सफलता की कुंजी है कहा गया है। उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह विधेय है। इस प्रकार देखो बच्चों, उद्देश्य और विधेय यह व्याकरण का हिस्सा यहाँ आया है, उसे याद रखो।
देखो बच्चों, यहाँ मैंने पूरे पाठ का स्वाध्याय जो भी लेखन कार्य दिया है वह सब पूरा करके आपको दिया है। आपको कुछ भी लिखने के लिए नहीं है, सिर्फ एक बात आपके सामने जो मैंने समझा, यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या समझा वह 2-4 वाक्यों में लिखना है। हर पाठ का मैंने समझा मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि आपको दिमाग लगाकर मेरा वीडियो बार बार सुनकर 4-5 वाक्य लिखने तो आने ही है, इसलिए मैंने समझा बच्चों आप पूरा कर दो। इसके बाद आगे यहाँ यह पाठ पूरा हुआ है, अगला पाठ लेकर जल्दी ही मैं आऊँगी। अगला पाठ है जीवन नहीं मरा करता है। यह पाठ लेकर मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।